इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास की पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। चूंकि सीटीईटी की जो परीक्षा ली जाती है उसमें जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है उसका आधार एनसीईआरटी को बनाया जाता है, इसलिए इस वीडियो को एनसीईआरटी के आधार बनाकर बनाया गया है। चूंकि यह वीडियो सीटीईटी परीक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, इसलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जोड़ा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो इसी चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद इस चैप्टर की महत्ता का पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है यह चैप्टर। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूरा स्थल है? पूरा स्थल से क्वेश्चन पूछा गया, स्थान से क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन जो है भीमबेटका से क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है, और यह में कुछ ऑप्शन दिया गया है। इसका उत्तर अभी हम नहीं बनाएंगे। उत्तर क्वेश्चन ये जो चैप्टर है, चैप्टर पूर्ण होने के बाद इसके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और यह क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कहां से लिया गया है। हम यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यह देखेंगे जब चैप्टर पूरा हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहां पर से यह क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां खाली स्थान पर लिखी गई है, यह क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कथन से, दो कथन दिया गया है और उसमें से सही ऑप्शन को चुनना है, यह भी इसी चैप्टर से लिया गया है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है बीसीई का तात्पर्य है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, यह भी डेट से पूछा गया है और इसी चैप्टर से है। एक और डेट से क्वेश्चन पूछा गया है कॉमन एरा क्या है, इसका भी उत्तर हम देखेंगे जब ये चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर देखेंगे और अंत में हम सारे क्वेश्चन का उत्तर बनाएंगे। एक है मिलान से संबंधित क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही कॉलम को जोड़ना है, तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो है पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यह क्वेश्चन दिया गया है और नीचे ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन से इसका चुनाव करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं से इस चैप्टर से पूछा गया है और इस क्वेश्चन को देखने के बाद इस चैप्टर के महत्व का पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग में बांटा गया है। एक वर्ग है प्रागैतिहासिक, एक है आधैतिहासिक, और एक है ऐतिहासिक। हमारा जो संबंध है इस वीडियो का या इस चैप्टर का संबंध है जो प्रागैतिहासिक काल से है, या प्रागैतिहासिक काल से ही इस वीडियो का संबंध है और ये सारे क्वेश्चन इसी प्रागैतिहासिक काल से पूछे गए हैं। इस प्रागैतिहासिक काल की कुछ विशेषता को देखें। प्रागैतिहासिक काल जिसे प्री हिस्टोरिक फेज भी कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं, इसकी कुछ विशेषता है। इसकी विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दौर में जो है धातु की जानकारी नहीं है, धातु की जानकारी नहीं है। जो मानव इस दौर में रह रहे हैं उसे धातु की जानकारी नहीं है। एक जो और विशेषता इसकी महत्वपूर्ण है कि इस दौर में लेखन कला नहीं है, लेखन कला का अभाव है। लोग लिखना नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं कि कैसे लिखा जाए, इसलिए इस दौर की जितनी भी जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जितने भी स्रोत हैं वो पुरातात्विक है और लिखित है। तो जो स्रोत इस दौर के हम जो देखेंगे वह पूरा तात्विक है। इसके अलावा इस दौर की एक और विशेषता है तो जीवन पूर्णतः सब नहीं है। जीवन जो हम कर देखें, जीवन पूर्णतः सब नहीं है। इसके
पूरे जो पीरियड है प्रागैतिहासिक काल के पीरियड के दौर को देखें तो इसका दौर भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसमें रखा गया है 2,50,000 बीसी से 3,000 बीसी तक का। ये पूरा कालखंड काफी लंबा कालखंड है, इसलिए जो मानव इतिहास है, मानव इतिहास में का जो दौर है उसमें सबसे लंबा पीरियड जो प्रागैतिहासिक को माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल सबसे लंबा पीरियड है। इसलिए इसको हम देखेंगे कि इसकी लंबे पीरियड की वजह से ही, काल की वजह से ही इसको भी 3 वर्गों में, 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है और इस चैप्टर का संबंध इसी 3 भाग से है और देखेंगे कि इस 3 भाग की क्या क्या विशेषता है और यह क्वेश्चन कहां से लिया गया है। तो एक भाग जो है वो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण काल। दूसरा एक है वह है मध्य पाषाण और अंतिम जो एक है नव पाषाण। अब पूरा पाषाण का जो फेज रखा गया है, जो काल रखा गया है वो 2,50,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। तो सबसे पहले इस पूरा पाषाण की विशेषता को देखते हैं। पूरा पाषाण जिसे पैलियोलिथिक भी कहा जाता है। तो पूरा पाषाण की विशेषता को हम एक एक करके सभी के विशेषता को देखेंगे, मध्य पाषाण का भी, नव पाषाण का भी। सबसे पहले पूरा पाषाण की विशेषता को एक एक करके देखें और देखें कि इससे क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है। तो पूरा पाषाण की क्या विशेषता है, तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण को देखते हैं। पूरा पाषाण की विशेषता, तो पूरा पाषाण की विशेषता में एक तो यह कि इसके कालखंड को देखें तो इसका कालखंड अभी हमने बताया 2,50,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का कालखंड है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता है कि इस काल के जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी स्रोत है वह पूरा तात्विक और अलिखित है। तो स्रोत जो है पूरा तात्विक और अलिखित स्रोत पाए गए हैं इस दौर में। एक विशेषता इस दौर की जो और है वो देखें, वह है कि इसमें जो भी स्रोत है वह पशु हड्डी है, सींग है, औजार है, उपकरण है, प्रस्तर उपकरण है, सारे के सारे जो है अलिखित स्रोत हैं। और पशु की हड्डी है, पशु हड्डी का मिलना हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ गुफाओं में जो लास्ट फेज है, जो पूरा पाषाण का, पैलियोलिथिक का, उसके लास्ट फेज में हम देखेंगे कि एक जगह से चित्रकारी मिला है, मनुष्य की गुफा की चित्रकारी मिला है। तो गुफा चित्रकारी का भी साक्ष्य मिला है जो अपर फेज है इसका। और मात्र एक जगह से मानव की खोपड़ी मिला है, वो हथनौरा है। तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जो ये साक्ष्य मिले हैं जो मानव खोपड़ी। जब हम स्थल पढ़ेंगे पूरा स्थल, तो पूरा स्थल में इसके के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जान रहे हैं कि यह हथनौरा जगह है, वहीं से खोपड़ी मिला है। हथनौरा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। एक इसकी जो और विशेषता हम देखें कि इस काल में जो पूरा पाषाण काल है, इस काल में तापमान बेहद कम है। तापमान बेहद कम है। तापमान बेहद कम होने के कारण चारों तरफ जो अगर कहें मैदानी क्षेत्र में बर्फ है, मैदानी क्षेत्र में काफी बर्फ है। मैदानी क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। और बर्फ से ढके होने के कारण जो ये गतिविधि है बहुत सीमित है। जो इस दौर के मानव की गतिविधि है, तो गतिविधि बहुत सीमित है। लोग ज्यादा मैदानी क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां बर्फ है, और वह विशाल जंगलों में रह रहा है। जो मानव इस दौर के मानव रह रहे हैं वह विशाल जंगलों में रह रहे हैं, विशाल जंगलों में इसका रहना हो रहा है।
और विशाल जंगलों में रहने के कारण इसे छोटे पशु नहीं बल्कि बड़े बड़े विशाल जानवरों का शिकार करते हैं। तो मानव जो है, मानव इस दौर के विशाल जानवरों का शिकार कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ये जो विशेषता है आगे क्या यही रहेगी मध्यपाषाण में, तो देखेंगे बदलाव हुआ है। तो ये विशेषता ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। और एक इसकी विशेषता है कि अर्थव्यवस्था का आधार अभी न तो कृषि है और न ही पशुपालन, न तो अभी कृषि का है और न ही पशुपालन है, न ही कृषि न ही पशुपालन। पूरी तरह से जो मानव है, मनुष्य इस दौर में रह रहा है, वह भोजन संग्राहक मनुष्य है। भोजन संग्राहक का दौर है, यह पूछा गया है क्वेश्चन। यह जो मेसोलिथिक है वह भोजन संग्राहक दौर का फेज है। इस दौर में अभी भी जो उत्पादक नहीं है, मनुष्य उत्पादक नहीं कर रहा है। आखिर इस दौर में किस चीज का अभाव है? तो अगर देखें पुरापाषाण से, और यह महत्वपूर्ण है, यह जो पॉइंट है महत्वपूर्ण है। अभाव क्या है? अभाव किस चीजों का है? तो इसमें एक तो अभाव है, वह है धातु का, धातु की जानकारी नहीं है। एक और अभाव है, वह है पशुपालन का, पशुपालन का भी अभाव है। एक और अभाव देखें कि क्या है, तो वह है मृदुभांड का। एक और अभाव है, वह है क्या है कि अभी बस्ती नहीं बसा है, तो मकान नहीं है, मकान नहीं है, बस्ती नहीं है, इसका अभाव है। और अभाव क्या है? तो कृषि का अभाव है, कृषि का इस दौर में अभाव है। इसके अलावा और भी अभाव है अग्नि का। अगर हम देखें तो आग का अभाव है, आग नहीं है, इस दौर के लोग आग से परिचित नहीं हुए हैं। और इस दौर में अगर और देखें तो अभाव है, वह है समूह कर्ता, यानी समूह में नहीं रह रहे हैं, समूह जो है वह समूह में नहीं रह रहे हैं। एक और अभाव है, वह शव का, शव नहीं मिला है। एक खोपड़ी तो मिला है लेकिन शव नहीं मिला है। तो इस तरह देखें तो इसका अभाव है। तो इस पूरे जो पुरापाषाण है, यह इसकी विशेषता है, पुरापाषाण की विशेषता। इनकी विशेषता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुरापाषाण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल भी है। इस पुरा स्थल के आधार पर ही, पुरा स्थल से जो सामान्य जो चीजें मिली है, जो विशेषताएं मिली है, उसके आधार पर ही हम पुरापाषाण की विशेषताओं को अभी हमने देखा है। तो सबसे पहले पुरा स्थल किसे कहते हैं? तो पुरा स्थल के बारे में इससे क्वेश्चन ही पूछा गया है कि पुरा स्थल किससे संबंधित, अभी हमने देखा भी एक क्वेश्चन ऐसा था। तो पुरा स्थल किसे कहते हैं? तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले हो। ऐसी वस्तुएं का निर्माण लोगों अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। तो ऐसे जगहों से जब कोई अवशेष मिलते हैं तो पुरा स्थल कहते हैं। यह कहाँ हो सकता है? तो जमीन के ऊपर भी हो सकता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है, कभी कभी समुद्र के तल के में भी पाए जाते हैं। समुद्र और नदी के तल के नीचे भी पाए जा सकते हैं। यार इस पुरा स्थलों के बारे में हम आगे के अध्याय जो आगे है हम पढ़ेंगे कि पुरा स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे इससे क्वेश्चन पूछा गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो VBI रहा है, क्वेश्चन प्रीवियस भी पूछा गया और फिर से पूछा जा सकता है कि पुरा स्थल से संबंधित कुछ विशेषता। तो इसकी विशेषताओं को देखा। अब जो पुरापाषाण है उससे संबंधित कुछ जो स्थल है उसको हम देखते हैं कि वह स्थल कौन कौन से हैं। तो एक स्थल है, वह है सोहन क्षेत्र। सोहन क्षेत्र स्थल है। और सोहन क्षेत्र कहां है? तो जो आज के पाकिस्तान में है, आज के पाकिस्तान में है यह सोहन क्षेत्र। इसकी एक और विशेषता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त तमाम मानव निर्मित हथकुदार में सबसे पुराना है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप, अगर यह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, तो यह हथकुदार जो है सबसे पुराना है। मानव निर्मित जो हथकुदार है, कुलार वो यहीं से मिला है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव निर्मित हथकुदार जो है सबसे पुराना, या सबसे
पुराना है। तो कहां से मिला है? तो यह मिला है सोहन क्षेत्र से। एक और है जो महत्वपूर्ण है, इसको नंबर 1 रखें और 2 में देखें तो वह भीमबेटका है। काफी प्रसिद्ध है भीमबेटका और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। पहले तो यह जाने कि यह कहां है, मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र है। इसकी क्या विशेषता है? तो यह जो भीमबेटका है अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अपनी गुफाओं के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। आखिर गुफा में क्या था? तो हम देखेंगे कि इससे भीमबेटका से पुरानी जो गुफा पेंटिंग मिला है, विश्व प्रसिद्ध है। तो गुफा पेंटिंग मिला है, यहां से गुफा पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। पूछा गया कि पूरा पाषाण में गुफा पेंटिंग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो भीमबेटका से मिला है। यह क्षेत्र जो है भीमबेटका, हम भीमबेटका को इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यह तीनों चरण से है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तीनों क्षेत्र से, तीनों चरण से इसका संबंध है, इसलिए विशेष है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्थल है जो तीनों चरण से संबंधित है? प्रागैतिहासिक के तीनों चरण से संबंधित है, पूरा पाषाण से भी, मध्य पाषाण से भी और नवपाषाण से भी। तो भीमबेटका ऐसा स्थल है जो तीनों चरण से संबंधित है। इसके अलावा भीमबेटका से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में हम कहें कि चित्रकारी होती थी, भीमबेटका से ही पता चला है कि चित्रकारी होती थी। तो इसका भी एक विशेषता है। इसके अलावा एक और साइट है, जो स्थल है वह है हथनौरा। यह भी जो यह है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र में है साइट, जो पूरा स्थल है। इसकी क्या विशेषता है? तो यहां से अभी हमने देखा कि मानव खोपड़ी मिला है। एकमात्र यही जगह है हथनौरा जहां से मानव खोपड़ी का मिलना हुआ है, खोपड़ी का मिलना हुआ है। इसके अलावा इसमें हाथी का एक बेहद पुराना जीवाश्म मिला है। जीवाश्म है। अब तो इसमें हथनौरा से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना मानव जो खोपड़ी है वह कहां से मिला है। अब है एक है बेलन घाटी, काफी प्रसिद्ध है बेलन घाटी को भी। इसकी बेलन घाटी का जो क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश में बेलन घाटी है। यह क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका संबंध भी तीनों चरण से है, प्रागैतिहासिक के तीनों चरण से, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, तीनों से इसका चरण है। एक और साइट को हम देखें, पल्लवरम। यह जैसे नाम से ही है, यह तमिलनाडु का क्षेत्र है। तमिलनाडु क्षेत्र में यह है, कावेरी नदी के पश्चिम में यह स्थल है। क्यों? तो इसमें पूरा पाषाण औजार का जो पहला साक्ष्य यही मिला है, जो पूरा पाषाण औजार का पहला साक्ष्य। तो पूरा पाषाण औजार का पहला साक्ष्य यहीं से मिला है। अब इसके अलावा भी और क्षेत्र है, वह है पटने। तो पटने क्यों प्रसिद्ध है, इससे क्वेश्चन भी एक पूछा गया है। तो यह पटने पहले तो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के जलगांव जिला में यह स्थित है पटने। यह क्यों है? तो यहीं से शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी मिला है। जो अभी एक क्वेश्चन भी देखा था कि शुतुरमुर्ग के अंडे पे चित्रकारी कहां से मिला है, महाराष्ट्र के पटने से ही यह मिला है। तो यह क्षेत्र इसीलिए प्रसिद्ध भी है। तो यहां से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं और इस पे चित्रकारी भी प्राप्त हुआ है। एक और साइट है जो महत्वपूर्ण है, वह मिर्जापुर पहाड़ी। सातवां देखें, मिर्जापुर पहाड़ी। यह क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में है। यह
मिर्जापुर पहाड़ी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र है। क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका संबंध भी तीनों काल से है, प्रागैतिहासिक के तीनों काल से इसका संबंध है, पुरापाषाण से भी, पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, तीनों काल से है। इसको इस सभी साइट के सभी जो पुरा स्थल है, इसी के विशेषता को हम अगर देखें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब नवपाषाण के बाद हम लोग मध्य पाषाण को देखें तो मध्य पाषाण को देखते हैं कि मध्य पाषाण में क्या है। तो मध्य पाषाण की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले मध्य पाषाण की हम कालखंड को देखें तो इसका कालखंड भारतीय उपमहाद्वीप में 9000 BC से 4500 BC रखा गया है। इस काल की क्या विशेषता है? तो सबसे पहली विशेषता तो यह है कि इस काल के भारतीय उपमहाद्वीप में यह जो काल है वह मध्य में है, मतलब पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का है काल, जिसको संक्रमण काल भी कहते हैं। तो यह एक संक्रमण काल है। इसमें जो खास इसके जो स्रोत है वह भी पुरातात्विक है और इसमें भी लिखित साक्ष्य नहीं है इस काल में भी, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है जो महत्वपूर्ण है और जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वातावरण में काफी परिवर्तन हुआ। तो वातावरण में परिवर्तन, जो पुरापाषाण था उसके वातावरण में और जो मध्य पाषाण है उसके वातावरण में काफी अंतर हुआ। तापमान बढ़ा। हम जहां देखे हैं कि बढ़ गया, जहां हमने देखा पुरापाषाण में कि तापमान बहुत कम है और यहां तापमान ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो बर्फ था, बर्फ का पिघलना शुरू हुआ। बर्फ पिघलना शुरू हुआ। तो बर्फ पिघलने की वजह से जो मैदानी क्षेत्र था, उस मैदानी क्षेत्र में के बर्फ भी पिघल गए। तो जो मानव है वो मैदानी क्षेत्र में आया। तो अब मनुष्य की गतिविधि मैदानी क्षेत्र की तरफ हुई। मनुष्य की गतिविधि मैदानी क्षेत्र की तरफ गतिविधि हुआ। तो अब पहले जहां सीमित गतिविधि थी, अब यह गतिविधि बढ़ गई है, जिसकी वजह से पहले जहां विशाल जानवरों का शिकार करता था वहां अब छोटे जानवरों का शिकार हो गया। छोटे जानवरों का शिकार हो गया। अब मनुष्य छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू कर देंगे। तो अब यहां पर स्वाभाविक है कि पहले जहां बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था औजार के लिए, अब छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यानी बड़े पत्थरों की जगह पर अब छोटे पत्थरों के औजार का निर्माण। इस छोटे पत्थरों की वजह से ही इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक एज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस फेज को माइक्रोलिथिक फेज कहा गया है? तो मध्य पाषाण को माइक्रोलिथिक फेज भी कहा गया है, जो सूक्ष्म पाषाण भी कहा गया है, सूक्ष्म पाषाण। तो इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा गया है, सूक्ष्म पाषाण भी कहा गया है, पाषाण काल भी कहा गया है। इसमें जो अब एक और विशेषता है कि सबसे बड़ी विशेषता अगर देखें तो आग से परिचित। मानव जो है आग से परिचित हो गया है। इस काल में आग से परिचय इंसानों का हो गया है। अब आग से परिचय होने की वजह से लोग जो मांस कच्चा पहले मांस खाता था पुरापाषाण में, अब पका मांस खाने लगा, भूनकर मांस को खाने लगा है इस दौर में, मनुष्य के दौर में। अब पशु को भी यहाँ अगर देखें, हालांकि वास्तविक रूप से अभी कहें तो पशुपालन नहीं हुआ है, लेकिन शुरू का दौर कहा जा सके, प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ मिला है इस काल में, लेकिन वास्तविक नहीं है। अभी भी जो भोजन का संग्रह ही करता है, भोजन अभी उत्पादक नहीं है। तो मनुष्य भोजन संग्राहक है।
संग्राहक है। अभी भोजन उत्पादकता नहीं, उत्पादक नहीं कर रहा है, भोजन संग्राहक है। चूंकि अभी कृषि नहीं है, पशुपालन भी नहीं है। मृद भांड इस दौर में या मकान नहीं है, मृद भांड भी नहीं है, मृद भांड भी नहीं है और न ही मकान है, मकान भी नहीं है। तो इस दौर की विशेषता को अगर देखें तो इस दौर में क्या चीज का अभाव था, इस अभाव से पे अगर देखें तो अभी हमने जितनी विशेषता देखी है उसमें एक जो अभाव है वह है धातु का, धातु की जानकारी नहीं है। एक और अभाव है मृद भांड का। एक और अभाव जो हम देखें वह है मकान का। अगर और अभाव देखें तो पशुपालन का, वास्तविक शुरुआत नहीं हुआ है पशुपालन का, और कृषि का। तो इस दौर के इस अभाव से, इसकी विशेषताओं से अभाव हमने निकाला और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुपालन किस दौर से शुरू हुआ या कृषि किस दौर से, या धातु तो अभी है ही नहीं, मकान क्या भी हम देखेंगे, और नया क्या था। अगर देखें तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में पूरा पाषाण की अपेक्षा नया क्या था। तो नया इसमें इस दौर में क्या है, विशेषताओं से देखें तो एक आग से परिचय, आग से परिचित हो गए हैं लोग, आग से परिचय है। दूसरा पका मांस खा रहे हैं, पका मांस खा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा पाषाण में देखा था कि वो कच्चा मांस खा रहे हैं, चूंकि आग से परिचित ही नहीं है। छोटे औजार शुरू हो गए हैं, छोटे औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटे जानवरों का भी शिकार कर रहे हैं, जो पूरा पाषाण में नहीं था छोटे जानवर, और छोटे औजार भी नहीं थे, तो छोटे जानवर का शिकार करना शुरू कर दिया है। इससे संबंधित भी कुछ साइट है, जिस तरह हमने पूरा पाषाण में देखा, इसी तरह हम पुरा स्थल मध्य पाषाण से संबंधित कुछ पुरा स्थल को देखते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक है लघननाज। लघननाज जो है ये गुजरात में है। किस राज्य में है यह भी एक महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ भारी मात्रा में माइक्रोलिथिक औजार मिला है, यहाँ भी कहें कि लघननाज से भारी मात्रा में जो छोटे मतलब माइक्रोलिथिक औजार की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा मानव के कंकाल मिले हैं, चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं। मानव कंकाल जो है वो 14 मानव कंकाल मिला है और चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं, चूल्हा के साक्ष्य मिला है। विशेषता को अच्छे से इसको याद रखिएगा, क्योंकि विशेषता से ही प्रश्न पूछा जाता है। इस दौर की विशेषता ही प्रश्न को क्रिएट करता है। एक दूसरा साइट है वह है भीमबेटका, जो अभी भी हमने भीमबेटका के बारे में जिक्र किया है। भीमबेटका जैसा कि हमने जाना कि मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका तीनों काल से संबंधित है। पूरा पाषाण इसमें की विशेषता है कि यह प्रागैतिहासिक के तीनों कालखंड से है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, तीनों काल से इसका संबंध है। एक और विशेषता है कि यहां बच्चे का एक कंकाल मिला है, कंकाल मिला है। ये बच्चे के कंकाल जो है, जो बच्चे के गले में यहाँ माला भी पहनाया गया है, एक मोती माला भी पहनाया गया है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बच्चे का कंकाल मध्य पाषाण में किस जगह से मिला है, तो पूरा भीमबेटका से। तीसरा एक साइट है वह है सरायनहर, सरायनहर यह जो है उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश में है। इसकी क्या विशेषता है, तो यहां से मानव कंकाल 15 मानव कंकाल मिले हैं। एक और इसकी विशेषता है कि मृत व्यक्ति को दफनाया गया है और यहाँ कहें कि 8 चूल्हे के भी साक्ष्य मिले, यहाँ भी चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। मृत्यु व्यक्ति को दफनाने का साक्ष्य मिला है और 8 चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं। एक और साइट है वह है महदहा, महदहा भी उत्तर प्रदेश में है।
प्रदेश का यह साइट है। इसकी क्या विशेषता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह है इसकी विशेषता में अगर देखें तो यह सराय नहर का जो पड़ोसी है, अभी जो हमने सराय नहर को पढ़ा उसका पड़ोसी है। तो यहाँ पशु सिंह की अंगूठी मिली है। अंगूठी मिली है। एक और विशेषता है कि यहाँ 30 से अधिक मानव कंकाल मिले हैं। हम देख रहे थे कि पूरा पाषाण में जो मानव कंकाल है वो एक जगह से ही मिला, खोपड़ी मिला है हथौड़ा से, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसके संख्या बढ़ गया है। यहाँ एक और इसकी विशेषता हमारा रहा कि यहाँ 35 चूल्हे मिले हैं, 35 चूल्हा अभी हम देख रहा था। तो यहाँ 35 चूल्हे मिले हैं, जिसलिए इसको इसी के आधार पर से बूचर खाना भी कहा गया कि बूचर खाना रहा होगा। एक जो क्षेत्र है, साइट है, वह है दमदमा। यह भी उत्तर प्रदेश में ही है, प्रदेश का ही यह साइट है। यह महदहा जो है, अभी हमने महदहा को देखा तो उसका एक पड़ोसी है। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि यहाँ सबसे अधिक मानव कंकाल मिला है, 41 मानव कंकाल। मध्य पाषाण में सबसे अधिक मानव कंकाल कहां मिला है, तो यह महदहा में ही मिला है, दमदमा में ही यह मिला है। सबसे इसकी विशेषता है इसमें सामूहिक सावधान भी मिले हैं, एकल और कुछ सामूहिक सावधान भी मिले हैं, सबको गाड़ने की प्रथा भी मिली है। एक अलग एक साइट है जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, वह है लेखिया पहाड़ी। लेखिया पहाड़ी यह जो है उत्तर प्रदेश में भी है, यह भी शायद उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के काफी हमने पूरा स्थल को देखा। इसकी सबसे जो विशेषता है कि यहाँ त्रिशावाधान के साक्ष्य मिले हैं, एकल, युग्म, युगल और त्रिशावाधान, सभी तरह के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। तो शावाधान के सभी साक्ष्य मिले हैं, त्रिशावाधान के साक्ष्य मिले हैं। एक और साक्ष्य है जो एक और क्षेत्र को देखें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह है टेरी समूह। टेरी समूह, यह टेरी समूह जो है वह दक्षिण तमिलनाडु में है। नाडु का यह क्षेत्र है। यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये टेरी समूह जो 11 विशाल बालू का टीला है, 11 विशाल बालू टीला। इस बालू टीला के अंदर से कुछ औजार मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि मानव जो उस समय के मानव है, मध्य पाषाण के मानव बालू वाले क्षेत्र में भी रहते थे। तो इस तरह इस विशेषता के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि आखिर अंत में नव पाषाण का जो क्या विशेषता है और इससे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। नव पाषाण काल, तो नव पाषाण जिसे नियोलिथिक भी कहते हैं, इसको भारतीय उपमहाद्वीप में 5500 बीसी से 3000 बीसी तक रखा गया है। हालांकि डेट में कुछ अंतर हो सकता है। इसकी क्या विशेषता है, तो सबसे बड़ी विशेषता को देखें जो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता भी है, कृषि प्रारंभ है। इस दौर की एक विशेषता है कृषि प्रारंभ, कृषि से परिचित होना और पशुपालन प्रारंभ। कृषि जो है, कृषि प्रारंभ जो हुआ है तो इसी वजह से कृषि के सामान भी बनाना शुरू हो गए। तो कृषि के सामान भी बनना नव पाषाण की विशेषता है। तो कृषि के औजार सामान बनना शुरू हो गया। एक और विशेषता खेती से ही संबंधित है। खेती अभी हल बैल से नहीं हो रही है, बल्कि होद तकनीक से हो रही है। खेती हल बैल तकनीक से नहीं है, तो किस तकनीक से हुई, उस तकनीक को कहते हैं होद तकनीक। होद तकनीक, इस तकनीक में होता क्या है कि एक टंटल से मिट्टी में
आप गाड़ते हैं और उसके बाद डंठल में हटाकर उसमें बीज डाल देते हैं और इसी तरह पूरे खेत में हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इस दौर में अभी सिंचाई के साक्ष्य नहीं, लेकिन पशु गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया गया होगा, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो पशु गोबर का खाद के रूप में इस्तेमाल हुआ था, इसके साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखें तो कृषि जो है कब शुरू हुआ, खेती भारतीय उपमहाद्वीप की बात क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में, तो मेहरगढ़, भारतीय महाद्वीप में सबसे पहला साक्ष्य जो मिला है वह मेहरगढ़ से मिला है, जो अभी पाकिस्तान में है, साइट में देखेंगे। और भारत में अगर देखें तो भारत में नवपाषाण की जो शुरुआत है वहां कहां से साक्ष्य मिले हैं, तो वह है कोल्डिहवा। भारत में साइट पढ़ेंगे तो उसके बारे में जाएंगे, कोल्डिहवा जो यूपी में है, इसके बारे में भी हम पूरी तरह से साक्ष्य पूरा स्थल पढ़ेंगे इसके नवपाषाण से संबंधित, तो और भी विशेषता को देखेंगे। ये सारे के सारे जो नवपाषाण में अगर देखें तो कृषि हो रही है, तो कौन कौन सी कृषि हो रही है, तो इस दौर में लोग गेहूं की कृषि कर रहे हैं, जौ की कृषि कर रहे हैं, धान की, रागी, बाजरा, मूंग, कुल्थी, मसूर, इन सब चीजों की नवपाषाण में कृषि प्रारंभ हो गई है। खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में जो मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप मेहरगढ़ से गेहूं जौ के साक्ष्य मिले हैं। भारत में अगर देखें कोल्डिहवा से भी धान की खेती का साक्ष्य मिला है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, अगर दक्षिण भारत में देखें तो रागी कुल्थी के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में अगर कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ब्रह्मगिरी के नागार्जुन कोंडा पहाड़ी में मिला है। ब्रह्मगिरी में यह साक्ष्य मिला है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कृषि से संबंधित चीजों को, जो रागी कुल्थी जो दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी से मिला है। पशुपालन, तो पशुपालन इस दौर में अर्थव्यवस्था का आधार के रूप में शुरू हुआ, तो पशुपालन शुरू है। पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार है। पहले आधार नहीं था, अब आधार के रूप में हो गया है। इस काल में लोग भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता, भैंस, सूअर, इसके अलावा गधा, मालवाहक गधा के भी पालन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के महदहा जो जगह है और कोल्डिहवा से विशाल पशु बाड़ा भी मिला है, जो हम साक्ष्य देखेंगे। अब देखें कि नवपाषाण में अभाव क्या चीज का है। पूरा पाषाण के अभाव को भी देखा, मध्य पाषाण के भी अभाव को देखा, नवपाषाण में अभाव जिससे क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें धातु का अभाव है। धातु का अभाव है। दूसरा क्या है अभाव, तो लेखन का अभाव है। तो पूरे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण तीनों में देखा तो धातु का अभाव था, लेखन का अभाव था। मतलब पूरे प्रागैतिहासिक काल में आपको यह दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा व्यापार नहीं है, आंतरिक व्यापार नहीं है, आंतरिक व्यापार का अभाव है। इसके अलावा इसमें जो है गांव के बीच जो विनिमय है वह भी नहीं है। गांव के बीच विनिमय के कोई भी साधन नहीं है, तो गांव के बीच भी नहीं हो रहा है। तो नया क्या चीज हुआ, नया जो पूरा पाषाण में भी और मध्य पाषाण से अलग हटकर इसमें इस दौर में देखें तो पशुपालन की शुरुआत। क्वेश्चन पूछा जाएगा पशुपालन। एक नया और भी है, वह क्या है, कृषि। एक और क्या है, मकान।
और क्या है, मृदभांड, मेरुदभांड का भी यह है। तो ये सारी चीजें जो पशुपालन, कृषि, मकान, मेरुदभांड किस दौर में शुरू हुआ प्रागैतिहासिक काल के, तो नवपाषाण से शुरू हुआ, न तो पुरापाषाण से, मध्यपाषाण से भी नहीं, नवपाषाण से। अब इससे संबंधित भी कुछ पुरास्थल को देखें, जिस तरह हम लोगों ने पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में देखा, इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न पुरास्थल को देखें जो महत्वपूर्ण है। एक सबसे जो महत्वपूर्ण मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, पहले भी देखा, पाकिस्तान में है। इसका संबंध जो नवपाषाण और ताम्रपाषाण दोनों से है, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। अगला वीडियो जो हम देखेंगे वो ताम्रपाषाण से ही संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक दौर की बात जब करेंगे तो हम उसमें ताम्रपाषाण को पढ़ेंगे। खेती का सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है, खेती का सबसे पुराना साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से ही मिला है। अब एक और साइट है, वह है वुर्जहोम। यह जो क्षेत्र है वह जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का यह साइट है, काफी प्रसिद्ध है और इससे तो क्वेश्चन काफी पूछा गया है। यह क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ मनुष्य के कुत्ते पालने और गर्त आवास का जो है के यहाँ साक्ष्य मिले हैं, गर्त आवास। लोग जमीन के अंदर रहते थे, इसके साक्ष्य यही मिले हैं। बुर्जहोम का मतलब होता है फुर्ज का पिच। तो इससे संबंधित यहाँ एक और जो है, मनुष्य को पालतू कुत्ते के साथ दफनाया गया है, मनुष्य को पालतू कुत्ते के साथ दफनाया गया है। इसके अलावा जो इस एक और साइट है वह गुफक्करल। गुफक्करल या जम्मू कश्मीर में भी है, यह भी जम्मू कश्मीर का है, कश्मीर का है। बुर्जहोम का पड़ोसी है। यहाँ से जो कृषि और पशुपालन दोनों धंधा होता था, दोनों के साक्ष्य मिले हैं इस साइट से। तो गुफक्करल इसलिए भी प्रसिद्ध है। एक साइट है वह है कोल्डिहवा, काफी प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र है। और इस साइट की क्या विशेषता है, तो अभी हमने जो नवपाषाण की विशेषता को देखा तो उसमें भी कोल्डिहवा को देखा। तो नवपाषाण और ताम्रपाषाण से तो ये संबंधित है। यस, कोल्डिहवा नवपाषाण और प्लस ताम्रपाषाण से, दोनों से इसका संबंध है। इसके अलावा यह धान की जो खेती है, धान की खेती के विश्व स्तर पर सबसे पुराना कहें कि पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है, धान की खेती का। सबसे विश्व स्तर पर सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। यहां धान की भूसी और पुआल मिला है, धान की भूसी प्लस पुआल मिला है। तो आप इससे क्वेश्चन पूछेगा कोल्डिहवा से कि धान सबसे पहले धान की खेती कहाँ मिला है, तो कोल्डिहवा में। धान की भूसी कहाँ मिला है, पुआल कहाँ मिला है, तो कोल्डिहवा में। एक और है जो महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप देखेंगे, वो है चिरांद। तो यह बिहार में है, बिहार के सारण जिला में है। और यह नवपाषाण और ताम्रपाषाण और लौह संस्कृति तीनों से इसका संबंध है। नवपाषाण प्लस ताम्रपाषाण और लौह संस्कृति, लौह युग जो है उससे भी इससे
इसका संबंध देखेंगे कि आगे जब लौह संस्कृति को पढ़ेंगे तो उसमें भी चिरान आएगा। और इसका क्या है, तो इसमें कश्मीर के बुर्ज होम के समकालीन इसे माना जाए चिरान को, तो यह बुर्ज होम का समकालीन है, होम के समकालीन है। और व्यावसायिक रूप से खेती अगर देखें तो यहाँ साक्ष्य मिलता है व्यावसायिक खेती के रूप में। यहाँ के उपकरण जो है हिरण के सींग के बनाए गए हैं। उपकरण जो है, जो खेती के उपकरण है, उपकरण हिरण सिंह के। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिरण सिंह के उपकरण कहां से मिले, तो वह चिरान से है। यहां जो है गेहूं जौ के साथ साथ धान की भी खेती होती है, तो गेहूं जौ और धान की खेती साथ साथ होती है और चिरान के बारे के जाने। उसके बाद बिहार का ही एक साइट है, वह है सेनुआर। यह भी बिहार में है, कैमूर जिला में। तो यह बाजरे की खेती का एकमात्र साक्ष्य यहीं से मिला है। अगर नवपाषाण में बाजरे का साक्ष्य पूछा जाए तो वह सेनुआर जो बिहार है, बाजरे का की खेती का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। एक और है साइट जो है वह है बरूडी। बरूडी कहां है, तो यह झारखंड में है, अभी के झारखंड में यह स्थित है। यहां सबसे बेहतर स्कंदित कुल्हाड़ी मिला है, सबसे बेहतर कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य यहीं से मिला है, बेहतर कुल्हाड़ी के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक और साक्ष्य है जो महत्वपूर्ण है, वह है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। अभी हमने देखा ब्रह्मगिरी स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे पहला स्थल है। अगर देखें तो स्वतंत्र भारत जब 1947 में हुआ तो उसके बाद कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया, तो वह ब्रह्मगिरी है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल ब्रह्मगिरी ही है। ब्रह्मगिरी की और विशेषता है, एक विशेषता तो यह है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे खोजा गया सबसे पहला स्थल है। यह नवपाषाण, मेगालिथिक और मौर्योत्तर सभी काल से संबंधित है। तो नवपाषाण से भी इसका संबंध है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। मेगालिथिक जो आगे पढ़ेंगे, लेथिक पीरियड से भी इसका संबंध है। इसके अलावा मौर्य काल से भी, आप जब ब्रह्मगिरी को पढ़ेंगे तो मौर्य काल से, मौर्य के बाद भी मौर्योत्तर काल में भी इसका संबंध है। विश्व स्तर पर रागी कुल्थी का सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से है। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व स्तर पर रागी कुल्थी के साक्ष्य जो है वो यहीं से मिले हैं। बच्चों को मृत्यु के बाद सबको चकोर मुंह वाले घड़े में दफनाना, घड़े में बच्चे को दफनाना यहीं से मिला है। और यह मुंह वाले जो घड़े में दफनाया जाता था वह आवासीय परिसर के आसपास आंगन के या घर के में ही इसको दफना दिया जाता था बच्चे को। तो यह साक्ष्य भी ब्रह्मगिरी से ही प्राप्त हुआ है। एक और साक्ष्य है जो स्थल है, पूरा स्थल है, वो लिंग सुगुर है। सुगुर यह कर्नाटक में है। यह साइट क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहला खोजा गया नवपाषाण स्थल है। अगर हम देखें सबसे पहला जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक कोई खोजा गया हो, यह तो नवपाषाण ही है। पाषाण पहला खोजा गया नवपाषाण का स्थल है। इसके अलावा पहला खोजा गया भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक स्थल है। अभी तक जितने भी स्थल पड़े हैं सबसे पहला यही लिंगसुगुर ही खोजा गया था, प्रागैतिहासिक स्थल है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण है वह साइट है, वह नागार्जुन कुंडा है। नागार्जुन कुंडा
यह आंध्र प्रदेश में है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका संबंध नवपाषाण से भी तो है ही, मेगालिथिक दौर से भी रहेगा, मौर्य से भी या मौर्योत्तर से भी। जिस तरह हमने ब्रह्मगिरी को देखा उसी तरह इसका भी संबंध है। यहां से भी रागी कुल्थी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मिश्रित युगल शब्द को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यही यहां से जो कब मिला है वो पुरुष और स्त्री दोनों को साथ साथ युगल युग्म युग्म प्लस युगल के साक्ष्य यहीं से मिले हैं कि एक ही साथ पुरुष और स्त्री को भी दफनाया गया। गधा और खच्चर जो मालवाहक रूप में पालतू बनाए जाने वाले पशु थे उसका भी साक्ष्य यहीं से मिला है। गधा प्लस खच्चर के जो साक्ष्य हैं वह यहीं से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण से संबंधित हमने अभी पुरास्थल को देखा जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये पूरे पुरास्थल को स्रोत कहते हैं या पुरास्थल कहें, एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अतीत को जानने के लिए इतिहासकार जो है, अतीत को जानने के लिए इतिहासकार ये पूरा नवपाषाण से संबंधित महत्वपूर्ण पुरास्थलों को हमने अभी देखा। ये सारे के सारे स्थल जो पुरापाषाण से संबंधित है, मध्यपाषाण से संबंधित थे और जो नवपाषाण से संबंधित है महत्वपूर्ण है और इसका स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं, इतिहासकार वह स्रोत के रूप में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं प्रयोग के रूप में, ताकि उससे अतीत का अध्ययन किया जा सके। तो अतीत को जानने के लिए स्रोत के रूप में इतिहासकार पुरास्थलों का इस्तेमाल करते हैं, पांडुलिपियों का इस्तेमाल करते हैं। पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व क्या इस्तेमाल करते हैं? तो इतिहासकार अगर देखें तो वो पांडुलिपियों का इस्तेमाल करते हैं, प्लस क्या करते हैं, अभिलेखों का इस्तेमाल करते हैं, अभिलेखों का और क्या, पुरातत्व का वो इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार जो प्राचीन चीजों अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो स्रोत में अतीत की बनी वस्तुएं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ही पुरातात्विक कहते हैं। इसको पुरातात्विक है। सबसे पहले तो आप जाने कि पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि से प्रश्न भी पूछा गया था, तो हम पांडुलिपि के बारे में देखेंगे। पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि, इससे एक प्रश्न पूछा गया इसलिए जरूरी है। हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। जो हाथ से लिखी गई, हाथ से लिखी पुस्तक है जो उसको पांडुलिपि कहा गया है। ये जो अंग्रेजी के पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मैन्यू से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना, यानी के। तो ये पांडुलिपियां प्रायः तार पत्रों पे लिखे जाते थे। ये तार पत्र जो है, जो भोज अथवा भोजपत्र पर लिखे जाते थे, ये भोजपत्र भुर्ज नामक पेड़ से बनाए जाते थे, या आप कहें भोजपत्र जो है ये भुज पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार किया जाता था। भोजपत्र पर संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल में लिखे गए हैं। खास करके प्राकृतिक भाषा जो है का प्रयोग आम लोग करते थे। तो पांडुलिपि से जो प्रश्न आएगा वो था भी, इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था। तो ये किस पे लिखे गया है? तो यह तार पत्रों पे या भोजपत्रों पे यह लिखा गया था पांडुलिपि, पुराने पांडुलिपियां थी। अब है अभिलेख। एक था कि अभिलेख एक स्रोत के रूप में अभिलेख का भी इस्तेमाल करते हैं, अभिलेख का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अभिलेख क्या है? तो अभिलेख पत्थरों अथवा धातुओं जैसे कठोर सतहों पर, पत्थर पर या धातु पर, ये दोनों कठोर है, सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है, लिखा जाता है। तो जब पत्थर पे या धातु पे कुछ लिखा जाएगा और उसको स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको अभिलेख कहा जाएगा। आप कह सकते हैं कि आप आदेश, कोई राजा है, राजा भी जारी कर सकता है आदेश, या आम नागरिक भी जारी करते थे प्राचीन काल में, या महारानी, रानी जो भी हो वह भी अभिलेख जारी करती थी। इससे संबंधित अब आप देखें तो एक है पांडुलिपियों से संबंधित क्वेश्चन भी था और अभिलेख से संबंधित भी था क्वेश्चन। अब है पुरातत्व।
पुरातत्व क्या है, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, पुरातत्व। तो पुरातत्व अभी हमने देखा कि वह चीजें जो वस्तुएं जो व्यक्ति पुरातात्विक पत्थर से बनी हुई ईंट, इमारतें के अवशेष, चित्र, मूर्तियां जो भी हैं वह पुरातात्विक है। तो वो पुरानी जो खुदाई में मिलते हैं वह पत्थर के सामान हो सकते हैं, ईंट हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, इमारत पुरातात्विक अवशेष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चित्र को भी इस्तेमाल करते हैं, मूर्तियां को भी इस्तेमाल करते हैं, औजार, हथियार का भी इस्तेमाल पुरातात्विक करते हैं। और ये का जो अध्ययन करता है उसको ही पुरातात्विक कहते हैं, पुरातात्वविद कहते हैं, पुरातात्वविद इसको ही कहा जाएगा। इसकी छानबीन करता है, इसी पत्थर से स्रोत के रूप में ईंट, चित्र, मूर्तियां, इन सबों का इस्तेमाल व स्रोत के रूप में किया गया, तो इसका अध्ययन करने वाले को पुरातात्वविद कहते हैं। इसके बाद हम देखें कि आखिर अतीत को, इतिहास में जब हम अतीत की बात करते हैं तो अतीत का आकलन कैसे करेंगे। तो अतीत को हम क्या बिना तिथियों के जान सकते हैं? तो अतीत को हम बिना तिथियों के नहीं जान सकते, इसके लिए तिथियों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर तिथियां हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनमें किन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, इससे एक प्रश्न भी पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे वीडियो में शामिल किया। तो सबसे पहले जो हम अतीत को देखें तो अतीत की घटनाओं को अंकित करने के लिए तिथियों के विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हम सब बीसी का इस्तेमाल किया गया है, इसको ईसा पूर्व शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। हमने अभी जो हमने प्राग ऐतिहासिक के तीनों कालखंड को हमने बांटा था, वो देखा था कि ईसा पूर्व कहा था कि बीसी है, तो इसका बीसी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। क्वेश्चन पूछा गया था बिफोर क्राइस्ट से संबंधित। एक इस्तेमाल करते हैं एडी का, ईस्वी, जिसको कहते हैं एनो डोमिनी। यह दो लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो इसका जो अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। इसके अलावा भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वह है जो आजकल है एडी के जगह सीई का इस्तेमाल किया जाता है, और बीसीई का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सीई को देखें तो सीई को कॉमन एरा कहते हैं, कॉमन एरा, और बीसीई को बिफोर कॉमन एरा। जो प्रश्न भी पूछा गया है कि आखिर बीसीई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो बिफोर कॉमन एरा, यहीं से क्वेश्चन को उठाया गया है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्यों करते हैं इसका प्रयोग? तो इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग समान हो गया है, क्योंकि ये जो तिथियां हैं, तिथियों का जो इस्तेमाल है वो विश्व स्तर पर किया जाता है। यहाँ देखिए इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का उपयोग यानी प्रयोग समान हो गया। ये एनसीईआरटी से लिया गया। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। तो तिथियों से संबंधित जो क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसी से बीसी से संबंधित, जो बिफोर क्राइस्ट का देखिए ईसा पूर्व से है, और इसी तरह जो एडी से संबंधित क्वेश्चन है, या कॉमन एरा जो सीई से संबंधित है, या बीसीई से संबंधित, बिफोर कॉमन एरा से संबंधित क्वेश्चन जो भी हो। इस प्रकार हमने पूरे अध्याय, जो 2 अध्याय है एनसीईआरटी के शुरू के, उस 2 अध्याय को पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल से जो प्रश्न पूछे गए थे, अब उस प्रश्नों को देखते हैं, अब बनाने की कोशिश करते हैं, और आसानी से अब इन प्रश्नों को हम बना पाएंगे। एक प्रश्न था जो निम्नलिखित में कौन पूरा पाषाण स्थल है? तो पूरा पाषाण स्थल के बारे में पूछा गया है। तो हमने पढ़ा ही था कि भीमबेटका
इसका सही उत्तर है भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल है। मध्य प्रदेश में स्थित ये क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। भीमबेटका खाली स्थान पूरा स्थल है, तो हमने अभी कहा पूरा पाषाण स्थल है। भीमबेटका जो है पूरा पाषाण स्थल है। एक है कि क्वेश्चन पूछा गया कि यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग था, तो हमने कहा था, अभी पढ़ा ही था जो अध्याय पढ़ रहे थे, तो महाराष्ट्र के पटने स्थल जो है वहां शुतुरमुर्ग के अंडे पे अवशेष मिले हैं, तो इसका उत्तर महाराष्ट्र होगा। यह तीसरा ऑप्शन है, महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, तो इसका उत्तर सही हुआ। दूसरा है कि सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई थी। हमने जब स्रोत पढ़ रहे थे इस अध्याय में, तो हमने कहा था कि तारपत्र पर ही पांडुलिपियां लिखी गई, प्राचीन पांडुलिपियां जो है तारपत्रों पर ही लिखी गई है। अब जो पांडुलिपि है वो भोजपत्र से बनाया गया था, भोजपत्र जो भुर्ज नामक पेड़ से विशेष रूप से बनाया जाता था। एक और प्रश्न है जो है, देखिए प्रश्न को, जो जिसको अभी हम लोगों ने बनाने हैं। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और उन के आधार पर उसका उत्तर देना है, दो कथनों के आधार पर। तो एक कथन है पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, सही बात है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की जाती थी, तो ये दोनों सही हुआ, ए और बी दोनों सही है। हमने अभी पढ़ा था कि अभिलेख और जो है वह धातु और कठोर पत्थर पे या धातु पे ही लिखी जाती थी। एक और क्वेश्चन जो डेट से संबंधित था, BCE का तात्पर्य है, तो बिफोर कॉमन एरा से इसका तात्पर्य है, बिफोर कॉमन एरा इसका फुल फॉर्म हुआ। एक और क्वेश्चन था जो नीचे जो कूट से मिलान का है, तो अब कूट से मिलान के संबंधित हम देखें तो इसका मिलान करते हैं। यह क्वेश्चन ही पूछा गया है जो पूरा स्थल से संबंधित है। चिरांद, तो चिरांद हमने देखा था कि यह बिहार में है, तो ए का एच हो गया। अब देखें कोल्डीवा कहाँ है, तो यह कोल्डीवा जो है वह उत्तर प्रदेश में है। बुर्जहोम यह कश्मीर में है और हालूर आंध्र प्रदेश में है, तो ए का एच है, बी का एफ उत्तर प्रदेश, सी जो है वह कश्मीर में है बुर्जहोम जहां गर्त आवास मिले हैं, हालूर जो डीजी इसका ये उत्तर, तो इस प्रकार इसका एक उत्तर सही हुआ। अब एक क्वेश्चन और है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो पूरा स्थल के संदर्भ में क्या है, कौन सा सही है, तो वह स्थान जहां समुद्रों के अवशेष मिले हैं, वस्तुओं के अवशेष मिले, तो सही है, वस्तुओं के अवशेष मिले हैं वह स्थान। एक है केवल जमीन के ऊपर है, तो जमीन के ऊपर भी पाए गए हैं, जमीन के नीचे भी पाए गए हैं। ये समुद्र के नदी के तलों में कभी नहीं पाए जाते, तो ये गलत है कि ये गलत है। तो जमीन के समुद्र के तल के नीचे भी पाया गया है, तो ए बी और सी दोनों सही है, जमीन के ऊपर भी है, जमीन के नीचे भी है और वस्तुओं पे है, तो इसका उत्तर ये सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन को देखा कि कितने आसानी से यह क्वेश्चन बन गया। अब हम आशा करते हैं कि जब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे तो उसको और अच्छे से हम इस पे क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से संबंधित जो आदि ऐतिहासिक है, जो खासकर हड़प्पा से हमें लॉ काल से संबंधित है, तो इस पे भी एक वीडियो बनाया जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो काफी लाभदायक होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।